rate of some special reactions। बेटे इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं आपको उसको करवा दूं। सबसे पहले हम इसमें पकड़ेंगे पैरेलल पाथ रिएक्शंस। क्या पकड़ेंगे? पैरेलल पाथ रिएक्शंस। Now, what do you mean by parallel path reactions? बेटे जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं तो क्या हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आता है? क्या हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आता है? हमारे पास तो मिक्सचर आता है। जैसे मान लो हमारे पास एक टोल्यूइन था, टोल्यूइन तो जानते होंगे, ये टोल्यूइन था और टोल्यूइन की हम चाहते हैं कि नाइट्रेशन करें। क्या करें? नाइट्रेशन करें। नाइट्रेशन कैसे करते हैं? HNO3 और H2SO4। बेटे इतना पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पास CH3 और दो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो NO2 को कहां लेके जाएगा? और दो यहां पैरा पे। तो बेटे यहां पे या तो NO2 हमारे पास और दो पोजीशन पे लगेगा, ठीक है जी, या फिर ये NO2 पैरा पोजीशन पे लगेगा। एक बात बताओ, क्या सच में ऐसा है कि मेटा पे NO2 लगेगा ही नहीं? अरे वो लगता है लेकिन उसका कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लेस, क्योंकि ज्यादा एक्टिवेटेड पोजीशंस कौन सी होती हैं? और दो पैरा, तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा होता है और मेटा का प्रोडक्ट कम होता है। हम इसलिए लिखते नहीं, हम इसलिए बोल देते हैं कि इट इज और दो पैरा डायरेक्टिंग, मेन प्रोडक्ट इज और दो एंड पैरा, और मेटा प्रोडक्ट है नहीं। बट एक्चुअली मेटा थोड़ा बहुत तो बनेगा ही, चाहे 0.01% बने। अरे NO2 पॉजिटिव ने अटैक करना है तो क्या मेटा पे कर नहीं पाएगा? भले ही वो लो डेंसिटी सेंटर है, अटैक तो कर ही सकेगा, है ना। तो कहने का मतलब इसके तीन रिएक्शन, तीन प्रोडक्ट आए, रिएक्टेंट एक ही था, प्रोडक्ट तीन आए। इसका रेट कांस्टेंट मान लेते K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है और इसका रेट कांस्टेंट K3 है। अब रिएक्टेंट एक ही था, रिएक्शन मिक्सचर एक ही था, पर तीन रिएक्शन हुए इकट्ठे, है ना बेटा। तो ये पैरेलली हुए कि नहीं? आर दे पैरेलल और नॉट? सो दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल पाथ रिएक्शंस। इसको बोलते हैं पैरेलल पाथ रिएक्शंस। 99% ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो पैरेलल पाथ रिएक्शन होते हैं, और बाकी भी जो रिएक्शन होते हैं उसमें पैरेलल पाथ तो हो ही सकती हैं, ठीक। अब पैरेलल पाथ रिएक्शन का काइनेटिक्स कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मान लो मैं इस पे वापिस आऊंगा, इसके बारे में दोबारा बताऊंगा और आपको, ठीक। मान लो मुझे एक रिएक्शन दे दिया गया, बोला A है एंड A इज गिविंग अस B with rate constant K1 and giving us C with rate constant K2। अगर मैं यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी देखना चाहता हूं, अगर मैं यहां रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी देखना चाहता हूं, है ना, तो बेटे इसका रिएक्शन A K1B यही हुआ ना, तो इसका रेट कैसे होगा? इसका रेट होगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। क्यों जी? रिएक्टेंट तो यही था ना, रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पे। इसी तरह से अगर बेटे मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C देखता हूं, तो क्या लिखूंगा इसका रेट? रेट इज इक्वल टू K2 इंटू A, क्योंकि इसका रिएक्टेंट भी तो A ही है ना भाई।
रेट तो इस ए पे ही डिपेंड करना है ना, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, है ना भाई? बोलो क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं ओवरऑल रेट देख लेता बाई चांस, ओवरऑल जिसमें बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, ओवरऑल रेट, तो इन दोनों रेट्स को सम करता कि नहीं करता? इन दोनों रेट्स को सम करता कि नहीं करता? तो ओवरऑल रेट देखता तो मेरे पास आता K1 A प्लस K2 A, इससे B भी बनता और C भी बनता। बोलो क्लियर? इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते क्या अपन? तो हमारे पास ओवरऑल रेट जो है, रेट ओवरऑल, वो आ गया K1 प्लस K2 इंटू ए। बोलो गलत कि सही? ए की कंसंट्रेशन तो सेम ही है। अब मान लो मुझे परसेंटेज यील्ड ऑफ बी निकालनी है। क्या निकालना है? परसेंटेज यील्ड ऑफ बी। कैसे निकालूंगा भाई? ऐसे निकालूंगा ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी अपॉन ओवरऑल रेट इनटू 100। बोलो ऐसे निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? हाँ जी। तो इसका मतलब कि परसेंटेज यील्ड ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी किसके बराबर थी? K1 इंटू ए। ओवरऑल रेट किसके बराबर था? K1 प्लस K2 इंटू ए इंटू 100। बोलो क्लियर? इसका मतलब ये कट गया, यहां से हट गया, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ बी जो होगी वो K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। ये परसेंटेज यील्ड ऑफ बी निकाल दिया। इसी तरह से परसेंटेज यील्ड ऑफ सी निकालते, तो सी का रेट कांस्टेंट K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। ये परसेंटेज यील्ड ऑफ सी निकल जाता है। बोलो क्लियर? हाँ जी अनिकेत जी पूछो। सर इसमें जो हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी ले रहे हैं सर, तो वो तो सर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा ना, और ओवरऑल रेट जो हम इंस्टेंटेनियस कॉन्सेंट्रेशंस ले रहे हैं, ये कैसी बात कर रहा है? जो रेट हम अगर एवरेज रेट ले रहे हैं बी के लिए, तो ओवरऑल रेट भी एवरेज लेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट और रेट ऑफ फॉर्मेशन एक अलग अलग चीजें नहीं हो गई, है ना? इंस्टेंटेनियस तो हम किसी के लिए भी ले सकते हैं, एवरेज तो किसी के लिए भी ले सकते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी होती है? प्रोडक्ट्स की। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी होती है? रिएक्टेंट्स की। क्लियर है ना ये बात? ठीक। तो जब भी कभी हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी होती जिसकी भी, उसका रेट कांस्टेंट बाय सम ऑफ ऑल रेट कांस्टेंट्स इनटू 100। जैसे आई एम कमिंग बैक टू दिस रिएक्शन, अगर मैं बोलूं इसका परसेंटेज यील्ड निकालो, तो कैसे निकालोगे भाई? इसका परसेंटेज यील्ड हमारे पास आ जाएगा K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 100। ठीक है भाई? अगर मैं इसका परसेंटेज यील्ड निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा? K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 100। और अगर इसका परसेंटेज यील्ड निकालूंगा, K3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू 100। बेटे ऐसे प्रोडक्ट्स की परसेंटेज यील्ड्स निकाली जाती हैं। और इस पे हमारे ये जो नीट पहले पीएमटी होता था, तो पीएमटी पे इस पैरेलल पाथ रिएक्शन पे बेटे क्वेश्चन आया था। ए इज गिविंग अस बी और सी, उसके दोनों के के दे रखे थे, परसेंटेज यील्ड बी की पूछी थी, तो आप निकाल सकेंगे अब क्या? तो पैरेलल पाथ रिएक्शन की काइनेटिक्स समझ में आती है कि उसमें रेट या परसेंटेज यील्ड कैसे देखी जाती है? कोई दिक्कत? ओके। अब ये पहली तरह का हमारे पास एक स्पेशल तरह का रिएक्शन हुआ जिसको अपन ने पैरेलल पाथ रिएक्शन बोला। उम्मीद करता हूं पानी की तरह क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक,
अगला बेटे हम पकड़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है। मान लो हमारे पास एक है ए गिविंग अस बी, इसका रेट फॉरवर्ड के फॉरवर्ड और इसका के बैकवर्ड। ठीक है, देखो बेटे, दिस इज एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, इजंट इट? फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। मैं यहां ये मान के चल रहा हूं ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? सेम होती है। बोलो क्लियर? तो अगर मैं इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन देखना चाहूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे लिखूंगा बेटा? के एफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है? ए, और रेट कांस्टेंट क्या है? के फॉरवर्ड। इसी तरह से अगर प्यारे बच्चों मैं रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन देखना चाहूं, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन देखना चाहूं, तो उसका मतलब क्या होगा? के बैकवर्ड इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी। मैंने बोला मैं एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन मान के चल रहा हूं, इसलिए ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सेम लेके चल रहा हूं, अदरवाइज हमें एक्सपेरिमेंटली दिया होगा कि इसका ऑर्डर क्या है क्या नहीं है। क्लियर? अब अगर इसका ओवरऑल रेट देखा जाए, इसका ओवरऑल रेट देखा जाए, ओवरऑल रेट, तो वो क्या होगा भाई? बेटा ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा ना। ठीक, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट जो होगा वो के फॉरवर्ड ए और माइनस के बैकवर्ड बी। तो ये आपका रेट ओवरऑल आ जाएगा इन फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। इजी है भाई? हाँ जी। ऐसे मान लो एक और को तुम करके देखो, शायद आ जाए, है ना भाई? कि हमें क्वेश्चन दिया है कि ए इज गिविंग अस 2b के फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड के बैकवर्ड। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। ठीक, अब इसका कैसे लिखोगे भाई? बोलो बच्चे, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे लिखोगे इसके लिए? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आएगा के फॉरवर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या आएगा बेटा? के बैकवर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। मान के अभी यही चल रहे, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी सेम है। क्लियर? ठीक, इसलिए अगर मैं ओवरऑल रेट देखूंगा, ओवरऑल रेट देखूंगा, तो वो किसके बराबर होगा? के फॉरवर्ड ए माइनस के बैकवर्ड बी का स्क्वायर। क्यों प्यारे बच्चों, बात समझ में आती कि पिछली भी चले जाती है? आ जाती है। ये है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है ना? तरह तरह के हो सकते हैं, पर इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा वो ध्यान देते हैं। ठीक, चलो, या तो ओवरऑल रेट निकालने को आ जाएगा, या ओवरऑल रेट दी होगी किसी एक का निकालने को आ जाएगा, या फिर जो क्वेश्चन अभी तक आया है पेपर में ना, दो आए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। एक तो आया था कि एक रिएक्शन दे दिया, उस रिएक्शन का नेट रिएक्शन का नीचे पूरा डाटा दे दिया, ठीक है जी, और बोला के फॉरवर्ड के बैकवर्ड दोनों को कंपेयर करना था। सिर्फ हमने दो इक्वेशंस को कंपेयर करना था।
ठीक, जैसे मैं दे देता हूं आपको क्वेश्चन। इस पे एक तो ये आया बेटा, बोला एक रिएक्शन है CuNH3 का होल 4, ठीक, प्लस वाटर गिविंग अस CuNH3 का होल थ्राइस H2O प्लस अमोनिया। ठीक, इसके लिए बोला था कि ये K1 है, इसके लिए बोला ये K2 है, और कहा रेट इज गिवन, ओवरऑल रेट इज गिवन बाय, ओवरऑल रेट इज गिवन बाय expression rate is equal to 2.0 into 10 to power minus 4 CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव माइनस 3 into 10 to power minus 5 into CuNH3 का होल थ्राइस H2O 2 पॉजिटिव into NH3 की कंसंट्रेशन। ठीक, आपको पूछा गया था विच आउट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, विच, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, विच आउट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन is faster by how much time? हालांकि क्वेश्चन ये नहीं था, जो पेपर में आया था क्वेश्चन ये नहीं था, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन था कि विच इज स्ट्रॉन्गर लाइगेंड। क्वेश्चन क्या था? विच इज स्ट्रॉन्गर लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ना अपन, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे ये अमोनिया, वाटर, ये लाइगेंड है। तो जिसका रिएक्शन रेट ज्यादा फास्टर होगा वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर लाइगेंड होगा। समझ रहे मेरी बात? अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फिजिबल हुआ तो मतलब अमोनिया वाटर को रिप्लेस कर सकता है। अगर बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फिजिबल हुआ तो अमोनिया वाटर को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है ना। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन फिजिबल हुआ तो मतलब वाटर अमोनिया को कर सकता है। तो जिसकी रेट फास्ट होगी उसके हिसाब से हम लाइगेंड देख सकते थे। तो पेपर में क्वेश्चन लाइगेंड को पूछा गया था, कौन सा स्ट्रॉन्गर लाइगेंड है, बट ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अब इसका ओवरऑल रेट अगर आप देखते, मैंने इसको थोड़ा चेंज इसलिए किया कि आपको ये पता चल जाए किसका रिएक्शन फास्टर है, कितने टाइम्स फास्टर है। अगर इसको हम इसका ओवरऑल रेट देखते तो क्या तुम ऐसा लिखते कि रेट ओवरऑल इज इक्वल टू K1 इंटू C2NH3 की कंसंट्रेशन 2 पॉजिटिव, और क्योंकि वाटर हमेशा हम लार्ज एक्सेस में लेते हैं, फ्री का है ना भाई, तो वाटर में कोई कंजूसी नहीं, इसलिए वाटर पे कभी रेट डिपेंड नहीं करता। ये +1 में भी आपको बताया था कि वाटर इफ इट इज अ रिएक्टेंट it should not be taken in any equilibrium expression because it is always taken in excess and its concentration remains constant throughout the reaction. Water कुछ भी उसकी concentration हमेशा 55.5 रहनी है ना भाई, जितना मर्जी वेट हो 55.5 रहनी है कि नहीं, यानी इसकी concentration चेंज है नहीं तो इसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा। माइनस K2 इंटू CuNH3 का होल थ्राइस H2O 2 पॉजिटिव एंड NH3। बोलो ऊपर वाले रिएक्शन का ओवरऑल रेट हम ऐसे लिखते कि नहीं? यस सर। है ना। तो इन दो रिएक्शंस को जरा कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है कि K1 की वैल्यू जो होगी
वो कितनी आ जाएगी? ये K1 की वैल्यू होगी 2.0 इंटू 10⁻⁻⁴ और जो K2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 10⁻⁻⁵, जिसका K बड़ा, ऑब्वियसली वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। तो यहां से पता चला K किसका बड़ा, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्टर हियर इस पर्टिकुलर में। हालांकि अमोनिया स्ट्रॉन्गर लाइगेंड होता है, ठीक, बट एनी हाउ इस क्वेश्चन के हिसाब से, सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, है ना भाई? क्योंकि इसका K बड़ा है, K बड़ा यानी उसका रेट ज्यादा है। सो देयरफॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवरेबल। और इस क्वेश्चन के हिसाब से वाटर कैन रिप्लेस अमोनिया, सो वाटर मे बी स्ट्रॉन्गर लाइगेंड बाय दिस क्वेश्चन। हालांकि जब तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्गर लाइगेंड देन दैट ऑफ वाटर। अमोनिया ज्यादा अच्छा लाइगेंड होता है वाटर के मुकाबले, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, इसका बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा फीजिबल होना चाहिए था, ठीक है, बट क्वेश्चन ऐसे दिया, हमने तो सिर्फ उसका आंसर दिया है बेटा। बोलो क्लियर? अब हाउ मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स क्या करोगे? K1 बाय K2 की रेशो ले लोगे, है ना जी? तो K1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक, और K2 कितना है? 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूं भाई। 3 इंटू 10⁻⁵ को 0.3 इंटू 10⁻⁴ लिख सकता हूं, ताकि ये कट जाए और यहां से हट जाए। तो ऑब्वियसली K1 इज 2 बाय 0.3 टाइम्स ऑफ K2। बोलो यहां से कितने गुना रेट फास्टर है, निकाल सकते हैं अपन? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ जी, रिवर्सिबल रिएक्शन का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? इजी है ना? अब मान लो इसके बाद हमें ये क्वेश्चन ऐसे ना दिया होता, हमें इसकी कंसंट्रेशन दी होती, हमें फॉरवर्ड रेट पूछा होता, निकाल सकते कि नहीं? क्योंकि K1 K2 निकाल चुके हैं, फॉरवर्ड इसकी कंसंट्रेशन दी होती तो बैकवर्ड भी निकाल सकते थे, ओवरऑल रेट्स भी निकाल सकते थे डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे। बोलो कैन वी और नॉट? तो इस तरह से करके प्यारे बच्चों इसका हम रिवर्सिबल रिएक्शंस का काम कर सकते थे। लेकिन एक क्वेश्चन जो अक्सर किताबों में आपको मिलेगा और मोर ओवर ये पेपर में 2-3 बार आ चुका है बेटा, ठीक, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोला N2O4 is tooting into 2NO2, ठीक, आपको बोला फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ N2O4। क्या बोला? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ओवरऑल रेट, expression of overall rate in terms of N2O4। हमें N2O4 के टर्म्स में निकालना है, ठीक। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे तो शायद समझ में भी आ जाएगा। बेटा इसका ओवरऑल रेट अगर मैं देखता तो कैसे लिखता प्यारे बच्चों? क्या मैं ऐसे लिखता? K1 इंटू N2O4 माइनस K2 इंटू NO2 का स्क्वायर। बोलो ऐसे लिखता कि नहीं? yes, ऐसे लिखता। पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे तो N2O4 की टर्म्स में पूछा है, मुझे NO2 तो चाहिए ही नहीं यहां पर, मुझे NO2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? N2O4 के टर्म्स में लिखना है, ठीक। देखो बेटे, इक्वलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेट पढ़ा था हमने। अगर मैं इसका इक्वलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेट लिखूं, पहली बात तो रेट ऑफ
इसकी जो डिसअपेरेंस है वो किसके बराबर होगी? रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O4, N2O4, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O4, disappearance of N2O4, इसको क्या लिखोगे तुम? क्या इसको ऐसे लिखोगे? D of N2O4 अपॉन dt? माइनस का साइन तो चलो हम लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे ना बेटा। और इसी तरह से अगर रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ NO2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई? माइनस डी ऑफ NO2 अपॉन dt, है ना? ऐसे लिखते हैं ना भाई। इसमें तो स्क्वायर वगैरह नहीं होता, या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता ना भाई। रेट ऑफ अपेयरेंस डिसअपेयरेंस में तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं होता ना, है ना? अब अगर इक्वलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेट लिखते हैं इसके लिए, बाय इक्वलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ रेट, तो हम इसको लिखते हैं माइनस डी ऑफ, यहां माइनस यहां था, यहां प्लस आना, डी ऑफ N2O4 अपॉन dt शुड बी इक्वल टू 1/2 ऑफ डी ऑफ NO2 बाई dt, है ना जी? इसका मतलब d ऑफ NO2 अपॉन dt जो आ गया वो किसके बराबर आ गया? 2 टाइम्स ऑफ d ऑफ N2O4 बाई dt। क्यों जी? यानी इसकी रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, इससे ट्वाइस है। माइनस का साइन यही रहने देना, माइनस का साइन तो सिर्फ क्या दे रहा है हमारे को? डिक्रीज इंक्रीज बता रहा है ना अपने को, ठीक? उसको तो कोई मतलब नहीं है, पर ये पता चल गया कि इसकी रेट ऑफ डिसअपेयरेंस से 2 टाइम्स है, और ये इसकी रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ही तो है कि नहीं? तो ये इसकी रेट जो है, ये वाली जो रेट है इससे 2 टाइम है, यानी इस पर्टिकुलर चीज से ये 2 टाइम्स है, इस पर्टिकुलर चीज से ये 2 टाइम्स है कि नहीं? है कि नहीं? तो इसकी जगह आप रेट इज इक्वल टू K1 इंटू N2O4, ये रेट इसकी थी, माइनस इसकी रेट इससे ट्वाइस है, तो 2 ऑफ K1 N2O4। बोलो ये लिखोगे कि नहीं? 2 टाइम्स लिखोगे कि नहीं? वो इक्वलाइज्ड एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। अब सारी की सारी कहानी किसके अंदर आ गई? N2O4 की टर्म्स में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो समझ में आया? ऐसे ही अगर NO2 की टर्म्स में निकालना होता निकाल सकते थे, ठीक? तो ये एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूं ये एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, किस तरह से होता है, ये क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं रही होगी भाई? पक्का? तो दैट इज हाउ यू डू दिस। रिवर्सिबल रिएक्शन क्लियर हो गए? तो रिवर्सिबल रिएक्शन के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, ठीक? अगली बात बेटा, होते हमारे पास और भी है, एक होते कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। Now what do you mean by consecutive reactions? A is giving me B, which is giving us C, which is giving us D. ऑर्गेनिक में होता है, A is giving us B, B is giving us C। बेटे इसकी काइनेटिक्स भी होती है, तुम्हें पढ़नी नहीं है। अगर पढ़नी मैं पढ़ा देता हूँ, टाइम वेस्टेज है, ना कभी क्वेश्चन आया ना कभी आएगा, हमारे काम का नहीं है। इसी तरह से एक होता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन जैसे फ्री रेडिकल रिएक्शन में करवाया था, या न्यूक्लियर रिएक्शन, कई बार चेन रिएक्शन होते हैं।
उनकी काइनेटिक्स भी कई बार दी होती है बुक्स में, वो भी हमारे काम की नहीं है, हमें उसको पढ़ना नहीं है। ठीक, अगर हमें कंपटीशन क्लियर करना है तो उसमें कभी ये क्वेश्चन आना नहीं है, ना चेन रिएक्शन का और ना ही पैरेलल पाथ रिएक्शन का, क्योंकि हमारे सिलेबस से दूर दूर का लेना देना नहीं इससे। ठीक, लेकिन लोग पढ़ाते कई बारी अपने आप को हीरो सिद्ध करने के लिए, तो मैं वैसा हूं नहीं भाई, मुझे हीरो सिद्ध नहीं करना, मुझे अपने बच्चों को रिजल्ट दिलवाना है, ना कि अपने आप हीरो बनना है। ठीक, तो उन दो का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर फिर भी तुम्हें कभी लगे कि सर करवा दो तो आई एम देयर। ठीक, पर पहले आप बेसिक काइनेटिक्स पे पकड़ बना लो बच्चे, अच्छे से बना लो। ठीक, आज शाम तक आपको, शाम तक या कल तक एक असाइनमेंट भेजूंगा बेटा। ठीक, डू दैट असाइनमेंट, क्लियर। और अब हम रिवीजन पे भी थोड़ा ध्यान दें। अब डी ब्लॉक हम शाम की क्लास में कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो बंद कर दें।